हेलो दोस्तों, तो हम आज बताएंगे फैमिली लॉ सेकंड की हिंदू विधि, जिसकी हम थर्ड क्लास ले रहे हैं, जिसमें हम बताएंगे आज हिंदू विधि की शाखाओं के बारे में। हिंदू विधि में कितनी शाखाएं होती हैं, उनका क्या क्या रहता है। तो हम बताएंगे आज हिंदू विधि में दो शाखाएं प्रमुख होती हैं, जो मितच्छरा शाखा और एक दायभांग शाखा। तो ये दोनों शाखाएं मोस्ट रहती हैं। अब इनकी वर्णन देखते हैं। जैसे मिताक्षरा शाखा के बारे में बताएं तो मिताक्षरा शाखा सर्वश्रेष्ठ विधि शास्त्री विज्ञानेश्वर द्वारा लिखित याज्ञवल्क्य स्मृति पर आधारित एक उच्च कोटि का भाष्य है। तो देखते हैं मिताक्षरा में इसके वैज्ञानिक जो हैं, विधि शास्त्री हैं, जो विज्ञानेश्वर हैं। अब इनके कई प्रकार से इनको वर्णित और विशेषताओं में बांटा गया है। इसमें इसका पहला पॉइंट होता है, तो हम पहले पॉइंट के बारे में बात करते हैं। तो इसमें संयुक्त परिवार और पैतृक संपत्ति के बारे में बताया जाता है। इसमें संपत्ति के बंटवारा और उसके अधिकारी या उत्तराधिकारी के बारे में पूरा वर्णित रहता है शाखाओं में, कि कब क्या पैतृक संपत्ति का अधिकार कब होता है, कब नहीं होता है। तो हम बताएंगे कि मिताक्षरा शाखा में किस प्रकार से संपत्ति का होता है। तो इसमें पहला आता है पॉइंट, संयुक्त परिवार और पैतृक संपत्ति के बारे में बताएंगे। तो इसमें परिवार के सभी पुरुष जो हिंदू हों, परिवार में जितने भी सदस्य होंगे वह सभी हिंदू हैं, हिंदू हैं। एक पुत्र जन्म से ही पैतृक संपत्ति का अधिकार रखता है। इसमें दूसरा बताएंगे तो सहस्वामित्व, पुत्र पोता परपोता, इसमें 3 पीढ़ियों का उत्तराधिकार होता है। 3 पीढ़ियों में यह उत्तराधिकार चलता है, जैसे पुत्र, पोता, परपोता। इसमें सभी का समान अधिकार होता है। इसमें सभी का समान अधिकार होता है। इसमें कोई ऊंच नीच या कम बड़ नहीं होता। इसमें समान तीनों पीढ़ियों का अधिकार होता है। उसे हम बताएंगे, जैसे तीसरे के बारे में बताएंगे। तीसरे पॉइंट के बारे में उत्तराधिकारी का सिद्धांत बताएंगे। किसी सहस्वामित्व की मृत्यु पर, जब किसी जिसकी संपत्ति का बंटवारा होना है, तो जब उसकी मृत्यु ना हो तब तक कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। जब वह मृत्यु या उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके बाद ही उनके संयुक्त परिवार का अधिकार आता है संपत्ति पर। तो हम चौथा पॉइंट बता रहे हैं, बेटियों की संपत्ति, यानी बेटियों की स्थिति क्या थी। तो बेटियों को 2005 के अधिनियम में पैतृक संपत्ति का अधिकार मिला, जिसमें उन्हें पुत्रों के समान अधिकार दिया गया। 2005 के पहले लड़कियों को, बेटियों को उत्तराधिकार नहीं था, उनको संपत्ति नहीं दी जाती थी। लेकिन बेटियों को 2005 में जो अधिनियम बना, संशोधन हुआ, उसके तहत बेटियों को भी समान उत्तराधिकार मिला। इसमें जितनी पुत्रों को संपत्ति मिलती है उतना ही बेटियों को भी मिलेगी। और 5 बताएंगे, निजी संपत्ति, व्यक्ति के पास कमाई या उपहार में मिली हुई संपत्ति, उपहार या निजी संपत्ति में या कमाई हुई किसी भी प्रकार की संपत्ति में उनकी संपत्ति को माना जाएगा और उसका मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकारी आएगा। जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो इसी के साथ हम अब दूसरा देखेंगे। नहीं, पहले इसकी हम उप शाखाओं को देखेंगे। मिताक्षरा शाखा को 5 उप शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो देखेंगे हम, पहला है बनारस शाखा, पहला है बनारस शाखा, दूसरा है मिथिला शाखा, तीसरा है मद्रास शाखा, चौथा है महाराष्ट्र शाखा, 5वां है पंजाब शाखा। यहाँ सब जगह अलग अलग उत्तराधिकारी का चलता रहता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसे मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर हैं, विधि शास्त्री, जाने पहचाने विधि शास्त्री विज्ञानेश्वर।
और इसके साथ हम दूसरा देखते हैं, दूसरी शाखा। तो ये है दाय भाग शाखा। दाय भाग शाखा ये प्रमुख शाखा है। दाय भाग शाखा बिंदु विधि हिंदू विधि एक प्रमुख शाखा है जो मुख्य रूप से बंगाल और असम में प्रचलित है। यह उत्तराधिकार और संपत्ति के नियमों में मिताक्षरा शाखा से काफ़ी अलग है। तो देखते हैं हम कि किस प्रकार से ये अलग है। तो इसके बारे में हम देखते हैं कि ये किस प्रकार से अलग बताई गई है मिताक्षरा शाखा से। तो इसमें पहले देखिए उत्तराधिकारी का सिद्धांत, तो यह मृत्यु के बाद ही उत्तराधिकारी को दी जाती है, ये उसमें भी था, इसमें भी। दूसरा, पुत्री का अधिकार, पिता की मृत्यु के बाद अधिकार होता है पुत्री का, जिस प्रकार पुत्र का होता है, क्योंकि जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं होता है। तो इसमें भी कि पुत्री को तभी मिलेगा जब पिता की मृत्यु के बाद ही जो बंटवारा होता है जो संपत्ति का, तो उसमें पुत्री का अधिकार भी होगा सम्मिलित। और तीसरे के बारे में बताएंगे, महिलाओं के अधिकार। तो महिलाओं के अधिकार, माँ, पत्नी और पुत्री विशेष अधिकार दिए गए हैं इसमें। माँ को सबसे पहले माँ को अधिकार है उस संपत्ति का, फिर दूसरे नंबर पे पत्नी का है, फिर उसकी पुत्री का है। तो इसी क्रम में अधिकार रहेगा। यदि माँ नहीं है तो पत्नी का अधिकार रहेगा, यदि पत्नी नहीं है तो पुत्री का अधिकार रहेगा। तो इसी क्रम में पहले माँ का रहेगा, पहले माँ का अधिकार है, फिर पत्नी का, फिर पुत्री का। ये नहीं है कि माँ भी है पत्नी भी है और पुत्री का पहले अधिकार हो जाए, तो ये नहीं, पहले माँ का होगा, फिर पत्नी का होगा, फिर पुत्री का होगा। इसके बाद संपत्ति का विभाजन, ये हम पहले ही बता चुके हैं कि संपत्ति का विभाजन, यदि मुखिया की मृत्यु ना हो तो तब तक संपत्ति का बंटवारा नहीं हो सकता, क्योंकि जीवित व्यक्ति का कोई उत्तराधिकार नहीं होता है। यदि मुखिया की मृत्यु हो जाती है तो संपत्ति का विभाजन उसके परिवार में नियमानुसार होगा। जब मुखिया की मृत्यु हो जाएगी तो उसके बाद जितने भी उत्तराधिकारी होंगे तो सभी को समान संपत्ति दी जाएगी। इसमें महिला या बेटियों को भी शामिल किया गया है। 2005 के अधिनियम संशोधन में महिला और लड़कियों को भी समान संपत्ति का अधिकार दिया गया है। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बताते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो में कुछ भी अच्छा समझ में आया हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमसे जुड़े रहें। धन्यवाद। जय श्री राम।